हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमोनिया गैस के प्रॉपर्टीज़ यानी कि एमोनिया गैस के गुणों के बारे में चर्चा करूंगा जो हमारे क्लास 10 के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने जाना कि एमोनिया गैस किस तरह से प्रयोगशाला में बनाई जाती है और इंडस्ट्री में आवश्यक प्रोसेस से कैसे तैयार किया जाता है, इसका प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, रासायनिक समीकरण और रासायनिक पदार्थ और संग्रह किस तरह से करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कली चूना का भी उपयोग किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी एमोनिया गैस का गुण यानी कि वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है अन्य यौगिकों से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका भौतिक गुण यानी कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, आपका भौतिक गुण में ये सबसे पहले एक नंबर ये गैस है। ठीक है। और इसका गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, नाक में जाने पर ये हमको आंसू निकाल देती है। इस प्रकार के तीक्ष्ण उसका गंध होता है और ये अति घुलनशील होते हैं जल में। ये चीज़ आपको विशेषकर याद रखना होगा। और यदि हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण में जाएंगे तो सबसे पहले ये है कि रासायनिक गुण में सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एक क्षारीय गैस है। क्षारीय, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। ठीक है। तो ये चीज़ रखना पड़ेगा, आपको याद रखना है। और ताप इसको गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर इसका ये विघटित हो जाता है। हाइड्रोजन और एमोनिया को यदि हम गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है। इसको आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2, हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ 3 गुना 2 6। ठीक है। और ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसको याद रखिए। हमने कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़े हैं। तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, तो इसको यदि हम सजाएंगे तो 2 और उसके बाद 5। ठीक है। तो ये पहला इसका कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा घर में 5 है। तो ये अंतिम कक्ष पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन से ले सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी होगा आपका -3। ठीक है। वैलेंसी होगा -3। और हाइड्रोजन के साथ यदि जुड़ता है तो ये इसका 5 में से 3 के साथ जोड़ा बन जाएगा हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का है, एक ये और ये जोड़ा बन गया। हाइड्रोजन का ये एक ये जोड़ा बन गया, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ जोड़ा बन गया। तो ये हो गया बॉन्डिंग पेयर। और ये है जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली रह गया, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। यानी कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन का ये बन गया, दूसरा हाथ यहाँ बन गया, तीसरा हाथ यहाँ बन गया। यानी कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली रहता है एक पेयर के रूप में, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। यही लोन पेयर के वजह से ये क्या है, क्षारीय है, क्योंकि ये डोनेट कर सकता है दूसरे को। इस प्रकार के क्षार को या बेस को हम बोलते हैं लुईस बेस। तो एमोनिया क्या है, एक लुईस बेस है। तो ये एक बेस की तरह ये कार्य करता है। ठीक है। जैसे कि पानी में यदि हम डाल दें इसको, एमोनिया को यदि हम पानी के साथ मिला दें तो अति घुलनशील है और पानी के साथ मिलकर ये एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड।
एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या होगा, ये जल में इसका आयनीकरण होगा, NH4OH जल में NH4 प्लस और OH माइनस बनाएगा। ठीक है, ये है एमोनिया का पानी में घुलने के बाद किस प्रकार से उसका रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। अब ये जब क्षारीय है तो अम्ल के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा। देखिए, क्षार हमेशा हम जानते हैं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके जल और लवण देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल एमोनिया गैस लेंगे, एमोनिया का जलीय घोल नहीं लेगा, डायरेक्ट एमोनिया गैस लेंगे। जैसे अम्ल के साथ, ये है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया हम दिखा रहे हैं। एमोनिया डायरेक्टली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया, नाइट्रोजन 1, क्लोरीन। ठीक है, ये इसका नाम है एमोनियम। ये एक सॉलिड है, ये एक प्रतिक्रिया आप इस तरह से, ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड है। कभी कभी सवाल पूछता है एक ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें 2 गैस से प्रतिक्रिया करके ठोस पदार्थ उत्पन्न करता है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। जैसे कि एमोनिया भी गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड यदि हम ले लें दोनों गैस के रूप में, तो ये बनेगा एमोनियम क्लोराइड। तो ये एक तरीका भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एमोनिया गैस को जांच करने के लिए भी हम ये प्रतिक्रिया यूज़ कर सकते हैं। एक ग्लास रड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो जार है उसमें डुबोकर यदि हम एमोनिया का गैस रखा हुआ जार पर यदि लगा लें तो वो ग्लास रड की जहाँ यहाँ पर पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा हुआ है, इसके चारों पपड़ी, सफ़ेद ये पपड़ी सा जमेगा, वो कुछ नहीं बल्कि ये एमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल प्रतिक्रिया करेगा। केवल ये नहीं, और भी अम्ल है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड के साथ यदि हम प्रतिक्रिया कराएं तो एमोनियम नाइट्रेट बनेगा, NH4NO3। ठीक है, और यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ले लें, यहाँ पर सल्फेट का वैलेंसी 2 है, इसलिए एमोनियम सल्फेट बनेगा, तो एमोनियम NH4 है, इसका वैलेंसी 2 आएगा और SO4। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे, एमोनियम सल्फेट बनाएगा। इस तरह से हम अम्ल के साथ प्रतिक्रिया में किस तरह से होता है एमोनिया का हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भारी बात नहीं, आसान है, आपको बार बार से ये क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आएगा दूसरा, धात्विक लवण के साथ प्रतिक्रिया। धातु के लवण के साथ यदि हम प्रतिक्रिया कराते हैं धात्विक लवण माने धातु का लवण, जैसे कि फेरस सल्फेट, ये एक धातु का लवण है। ठीक है, और एल्युमिनियम नाइट्रेट यदि ले लें, एल्युमिनियम AlNO3 इस तरह का। अब इस तरह का लवण, धातु के लवण से यदि हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जल में घुला हुआ एमोनिया यानी कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ सॉलिड, कुछ ठोस पदार्थ देगा, प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिपिटेट होता है या अवक्षेपण होता है। ठीक है, कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रंग वाले अवक्षेपण होता है, उस रंग के कारण हम ये धातु के लवण में उपस्थित धातु को पहचान सकते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट के साथ यदि एमोनियम हाइड्रोक्साइड यदि हम प्रयोग करेंगे तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु और ये जुड़ेगा, याद रखिएगा। तो धातु का
फेरस हाइड्रोक्साइड हो गया FeOH2, ठीक है, और बनेगा एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट बनेगा। ये जल में घुलनशील है, लेकिन ये घुलनशील नहीं है, और इसका रंग होगा ब्राउन भी होगा या रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। इसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार इस लवण में कौन सा धातु है। पहचान नहीं, पहले हम पहचानते नहीं इसको, मान लीजिए इसको जल में डालेंगे, जल की एक घोल बनाएंगे, और उसके बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो वहाँ ब्राउन रंग का यानी कि भूरा रंग का अवक्षेपण, कुछ सॉलिड निकलने लगते हैं, तो पता चलेगा। तो ये जो लवण लिए थे उसमें क्या उपस्थित है, लोहा यानी कि आयरन उपस्थित है। जैसे कि एल्युमिनियम होगा तो क्या होगा, यदि एल्युमिनियम किस धातु में किसी यौगिक में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और बनाएगा एमोनियम नाइट्रेट। तो अब ये इसका रंग वाइट है, जिलेटिनस वाइट बोलते हैं। तो इस वाइट रंग को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एल्युमिनियम उपस्थित है, ठीक है। ये एक धात्विक लवण के साथ प्रतिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद में भी काम में आएगा, आपका उपयोगिता में हम इसको देखेंगे, ठीक है। किस तरह से एमोनिया को हम लोग प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम दिखा सकते हैं कि प्रयोगशाला में धातु को पहचान करने के लिए, ठीक है, उस लवण में उपस्थित धातु को पहचान करने के लिए प्रतिकारक के रूप में एमोनिया को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा चीज है एमोनिया को कैसे पहचानेंगे। एमोनिया को कैसे पहचानेंगे, पहले भी बता चुके मैं, एक पहचान है आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान तो हमने बता दिया कि एमोनिया के गैस जार के ऊपर यदि हम एक ग्लास रड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाकर ऊपर रखते हैं एमोनिया की गैस के ऊपर, उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगा, ठीक है, HCl। तो क्या होगा, दोनों के बीच में प्रतिक्रिया करके एमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। ये सफ़ेद पपड़ी, वाइट कलर का पपड़ी जमेगा, जिससे पता चलेगा ये कौन सा गैस है, एमोनिया गैस है। और दूसरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका पहचान करने के लिए हम नेस्लर रिएजेंट का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें नेस्लर के घोल, का प्रयोग करें। नेस्लर का घोल कुछ नहीं बल्कि पोटासियम मर्क्यूरस आयोडाइड है, K2HgI4। कभी कभी नेस्लर रिएजेंट, इसको नेस्लर रिएजेंट भी बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट या नेस्लर के प्रतिकारक, ठीक है। तो इसका सूत्र लिखो, तो ये तो इसके साथ प्रतिक्रिया करने पर यदि हम एमोनिया गैस को इसके घोल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, भूरा रंग का एक अवक्षेपण प्राप्त होगा। इसके साथ नेस्लर रिएजेंट के साथ यदि हम एमोनिया का प्रयोग करेंगे, या कोई एमोनियम सॉल्ट का एमोनिया भी हो सकता है, या कोई एमोनिया भी हो सकता है, एमोनियम क्लोराइड बोल लीजिए, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ यदि हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन PPT मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी साबित होता है कि यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया गैस कौन सा है, एमोनिया है, या जो लवण हम प्रयोग करते हैं वो एमोनियम का सॉल्ट है, ठीक है। तो इसके ये हो गया आपका गुण, प्रॉपर्टीज, यानी कि एमोनिया के गुण हम किस तरह से जानते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, प्रतिक्रिया में विशेषकर आपका अम्ल के साथ प्रतिक्रिया
और ये लवण के साथ प्रतिक्रिया, ये दो ही प्रकार के प्रतिक्रिया है, आपको ठीक से याद रखना है। उसके बाद हम आएंगे एमोनिया गैस के उपयोग, यानी कि एमोनिया गैस के उपयोग और यूजेस ऑफ एमोनिया गैस, हम किस तरह से एमोनिया गैस को उपयोग कर सकते हैं। एक नंबर तो इसका उपयोग करने का ऊपर है कि इसको हम शीतकारक, कूलेंट, शीतकारक के रूप में, यानी कि कूलेंट के रूप में, यानी कि किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम एमोनिया गैस को प्रयोग कर सकते हैं। तो एमोनिया गैस को किस तरह से प्रयोग करेंगे? एमोनिया गैस को पहले पूरा प्रेशर यानी कि दबाव देकर उसको लिक्विड एमोनिया बनाया जाएगा, ठीक है, पूरा तरल एमोनिया बनाया जाएगा। और वो एमोनिया यदि हम उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं, प्रेशर हटा देते हैं, तो जल्दी जल्दी वो वाष्प में यानी कि एमोनिया गैस में परिणत होगा, जिसमें वो आसपास से अधिक मात्रा में ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। ऊष्मा इवेपोरेशन होने के लिए ऊष्मा चाहिए, तो अगल बगल से वो पूरा ऊष्मा को अपने पास ले लेगा, इसलिए और बाकी सराउंडिंग्स को ठंडा करेगा, उसका टेम्परेचर घटा देगा, इसलिए इसको हम शीतकारक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना होगा, ये धात्विक आयन को पहचानने में, अभी हमने दिखाया था धात्विक आयनों का पहचान करने में, जैसे कि फेरस सल्फेट और एमोनियम नाइट्रेट से के एग्जाम्पल देके किए थे, तो वो अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले दिखा चुके हैं। तो वही आयन धातु के किसी लवण में कि कौन सा धातु उपस्थित है, उसको पहचानने के लिए हम एमोनिया का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 है आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। नाइट्रोजनस का मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त खाद के उत्पादन में, जैसे कि एमोनियम फॉस्फेट, ये एमोनियम फॉस्फेट हो गया, एमोनियम सल्फेट, सल्फेट है, यूरिया है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला है यूरिया, ये सब खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको बनाने के लिए एमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि एमोनिया ये यूरिया बनाने के लिए, ये यूरिया बनाने के लिए आपको किस तरह से बनाएंगे। तो यूरिया बनाने के लिए एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी सवाल पूछता है यूरिया बनाने के लिए एक गैस एमोनिया है तो दूसरा कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का सवाल भी पूछेगा या पूछा जा चुका है माध्यमिक परीक्षा में भी। तो ये दोनों के बीच में ये प्रतिक्रिया जब करते हैं तो NH2CO NH2, ये जो यूरिया है इस तरह से इसका फार्मूला भी इस तरह से भी लिखा जाता है। तो यूरिया बनाने का जो सूत्र है ये है, ठीक है। इस तरह से हम यूरिया बनाएंगे। यूरिया बनाने के लिए हमको कौन कौन सा दो गैस चाहिए, एक है एमोनिया और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ तक आप यदि पढ़ेंगे तो कोई असुविधा नहीं होगी एमोनिया गैस में। तो एमोनिया गैस में इसका प्रिपरेशन आपको ध्यान से देखना होगा, प्रयोगशाला में किस तरह से बनाएंगे और हैबर्स प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, ठीक है। इसका अम्ल के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, जल में किस तरह से घुलनशील होगा और धातु के लवणों के साथ किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा, ये आपका दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट में आएगा इसका पहचान किस तरह से करेंगे। हमने दो तरीके का बताया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और दूसरा है आपका नेचुरल रिएजेंट के साथ। और
चौथा चीज़ आपको जानना है इसका उपयोग। ठीक है, उपयोग में ज़्यादा नहीं, एक शीत कारक के रूप में, इसको प्रतिकारक के रूप में प्रयोगशाला में धातु आयनों को पहचान करने के लिए, और तीसरा है इसका खाद, नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने के लिए। ठीक है, जो खेतों में डाला जाता है उर्वरक के रूप में। ठीक है, उसको हम खाद बोलते हैं। खाद को बनाने के लिए एमोनिया उपयोग में आएगा। बच्चे आप अपने पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ें। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिलेट करने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक जरूर पढ़ना है। और यदि आपका कुछ विषय छूटा हुआ है तो हमारे YouTube में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डाला गया है, उस वीडियो की भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं या हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। इस पढ़ाई लिखाई का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, केवल हमारा ही वीडियो देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है। एमोनिया गैस की प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देखिए, लेकिन पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सवाल करते रहिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं सवाल ही आपका ज्ञान का द्वार है। तो आप सवाल नहीं करेंगे, आपके जहन में कोई सवाल नहीं उठता है पढ़ने के बाद, तो आपने उस चीज़ को समझा नहीं है। ठीक है, यदि आप सवाल पूछने से आप कोई मूर्ख नहीं बनता है। ठीक है, सवाल पूछेंगे तभी हम कुछ नया कुछ सोच सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, और घर में कोरोना का पीरियड है, घर में रहिए, साफ़ सुथरा रहिए, बार बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, जहाँ तक घूमने बाहर नहीं निकलिएगा। ओके, जब तक स्कूल खुलेगी आपको इस तरह से पढ़ाई करना है। स्कूल खुलेगी उसका आपको जानकारी मिल जाएगी, और मैं हेडमास्टर के रूप में आपको ये सूचना देता हूँ कि हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। 2 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख होने वाली है। तो आपको ये जानकारी अपने बड़े भाई या दीदियों को ज़रूर पहुंचाइएगा, और स्कूल में परीक्षार्थी को ये मैसेज ज़रूर दीजिएगा। परीक्षा के समय आप जिस गाड़ी से आते हैं या जिस गाड़ी से परीक्षा हॉल में जाते हैं, उसमें भी आप एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखना चाहिए, अनिवार्य है। और मास्क और ग्लव्स, आपका जो पंजा है और मुंह को ढकने वाला ये जो मास्क है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू।